जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, हेलो 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 हेलो। चलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। की हाल चाल? क्या करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है। वेरी गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग जी। की हाल चाल? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए। आप कहेंगे सर आज आप लाइव क्लास नहीं ले रहे, और मैं लाइव क्लास इसलिए नहीं ले पा रहा क्योंकि बसंत पंचमी है। तो आज सरस्वती पूजा है, तो घर पे सुंदरकांड का पाठ हमने रखवाया था। तो मेरे को यह था कि शाम को मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा, इसलिए इसके मैं रिकॉर्डिंग करके डाल रहा हूं। तो सारे बच्चे अमेंडमेंट क्लास को देख लेना। और आज हमारी लास्ट अमेंडमेंट क्लास है प्रोविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। एक क्लास मैं और लगाऊंगा, और कल जो मेरी क्लास होगी अमेंडमेंट की वो लाइव ही होगी, और वो शाम को सेम 5 बजे होगी। उसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी अमेंडमेंट्स हमने की हैं उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फिर कल फाइनली हमारी इनकम टैक्स की लास्ट अमेंडमेंट क्लास होगी, खत्म हो जाएगी विद क्वेश्चन। अब तुम्हें कम से कम ये तो यकीन हो गया होगा कि जो अमेंडमेंट क्लास में हमने कम से कम 7 से 8 घंटे लगाए हैं वो फ्रूटफुल है, ठीक है ना। तुमने देखा होगा 2-3-4 घंटे के अंदर भी अमेंडमेंट खत्म हो सकती थी, बट मैं चाहता था कि मेरी फैमिली के बच्चों को, जितने भी बच्चे अमेंडमेंट क्लास देखें, उनको ये फील हो कि सिर्फ हमने अमेंडमेंट समझी नहीं है, साथ में उसके क्वेश्चंस भी किए हैं। ठीक है जी। तो ये लास्ट अमेंडमेंट क्लास है। कैपिटल गेन की सारी के सारी अमेंडमेंट हम खत्म कर चुके हैं। बस एक अमेंडमेंट हमारी बैलेंस बची है, वो बायबैक वाली है। तो बायबैक वाली अमेंडमेंट मैं तुम्हें अभी करवाने जा रहा हूं। आज वाली अमेंडमेंट क्लास में आधे घंटे की अमेंडमेंट क्लास होगी, इसमें बायबैक वाली अमेंडमेंट खत्म कर देंगे, और देन उसका एक क्वेश्चन कर लेंगे बायबैक का अमेंडमेंट बेस वाला। फिर कल जो मेरी 1-1.5 घंटे की क्लास होगी उसमें सिर्फ अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ताकि और अमेंडमेंट तुम्हारी अच्छे से मजबूत हो जाए। क्लियर है? पक्का पक्का स्टार्ट करें, चलो जी। अब पहले तो एक बार मेरे को ये बताओ, क्या तुम्हें कैपिटल गेन की सारी अमेंडमेंट समझ में आ गई? जल्दी बताओ, क्या तुम्हें कैपिटल गेन की सारी अमेंडमेंट समझ में आ चुकी है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बस तुम्हें थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है उसकी, तो टेंशन मत लो। कल वाली अमेंडमेंट क्लास में कैपिटल गेन की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा, तुम्हारी वो टेंशन भी खत्म हो जाएगी। अब सुनो ध्यान से। अब कैपिटल गेन के साथ मैंने कहा था कि आपकी ना अदर सोर्स के अंदर भी अमेंडमेंट है। अब अदर सोर्स की वैसे हम सारी अमेंडमेंट खत्म कर चुके थे, बस एक अमेंडमेंट जो थी वो बायबैक ऑफ शेयर्स वाली अमेंडमेंट हमारी बैलेंस बची थी, उसको मैं तुम्हें करवाने जा रहा हूं। और देन फिर हमारी सारी अमेंडमेंट इनकम टैक्स में जितनी भी थी वो सारी खत्म हो जाएंगी। अब बायबैक की अमेंडमेंट कराने से पहले ना मेरे को ये बताओ, बायबैक वाले केस में तुमने पुराना लॉ क्या पढ़ा था? क्योंकि सर ऐसी खतरनाक अमेंडमेंट, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या वर्ड यूज करूं। गंदी अमेंडमेंट करूं, अच्छी अमेंडमेंट करूं, बुरी अमेंडमेंट करूं, सैड मूवमेंट करूं, या क्या करूं, मेरी समझ से परे है। वो तुम एक बार डिसाइड कर लेना कि जो इस बार गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेकर आई है वो किस लेवल के अमेंडमेंट है। मैं इससे जस्टिफाई नहीं करता, बट भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बात बोल दी, जो निर्मला सीतारमन जी ने बात बोल दी, उनकी बात हमें माननी पड़ेगी। अब तो वैसे भी 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स जीरो हो गया, अब तो हम बोलने वाले वैसे भी नहीं रहे। बट 12 लाख की इनकम पे टैक्स उसी की जीरो हुआ जो 12 लाख की इनकम कमाता है। जिसकी इनकम भी 12 लाख तक की नहीं थी, तो वो भी खुश हो रहा है कि भाई साहब यस 12 लाख की इनकम पे टैक्स जीरो हो गया। बट चलो खुशी का माहौल है, तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अब सुनो, बायबैक ऑफ शेयर्स वाले केस में तुमने पहले क्या लॉ पढ़ा था जी? याद करो, तुमने बायबैक वाले केस में ना पहले ये लो पढ़ा होगा, एक बार आप नोट्स चेक कर लेना। बायबैक की टैक्सेशन के अंदर हम ये डिस्कस करते थे कि अगर डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स बायबैक करती है, अगर डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स बायबैक करती है, तो डोमेस्टिक कंपनी के हाथ में उसकी टैक्सेबिलिटी होती है और शेयर होल्डर के हाथ में वो एग्जम्प्ट था। अगर आपको याद आ रहा हो, अंडर सेक्शन 1034A वो ये बात बोलता था कि शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट है, मतलब शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट है और कंपनी उस पर टैक्स काटेगी, अगर आपको याद आ रहा हो। और कंपनी के हाथ में टैक्स रेट क्या था? 20% रेट था, प्लस में सरचार्ज भी था, प्लस में सेस भी था। तो आई थिंक इफेक्टिव जो बनता था वो 23 पॉइंट समथिंग रेट बढ़ता था। तो अगर मैं चेक करता हूं 20 प्लस में इसमें सरचार्ज भी एप्लीकेबल होगा,
और प्लस में सेस भी एप्लीकेबल होगा, तो 23.296% रेट आपने अपनी नोटबुक के अंदर लिखा होगा, उसको वहां से कट कर देना चाहिए। तो अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी अगर उसने अपना शेयर बायबैक की है, अब ये अमेंडमेंट जो है वो अमेंडमेंट आई है 1 अक्टूबर 2024। अब एक डेट और तुम्हें दिमाग में घुसानी पड़ेगी। अभी तो हम डेट दिमाग में लेके चल रहे थे 23 जुलाई। अब ये मान लो कि एक बर्थडे तो मेरा 23 जुलाई को है पूरे कैपिटल गेन के लिए, और दूसरा बर्थडे मेरा आता है बायबैक के लिए 1 अक्टूबर को आता है। इट मींस अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी ने अपने शेयर्स को बायबैक किया 1 अक्टूबर 2024 से पहले, फिर तो जो आपने पुराना लॉ पढ़ा वही लॉ एप्लीकेबल होगा, उस पर कंपनी टैक्स काटेगी और शेयर होल्डर के हाथ में वो एग्जम्प्ट होगा। बट अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी ने अपने शेयर्स बायबैक किए हैं 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद, अब यहां पे गवर्नमेंट कह रही है अब यहां पे अमेंडमेंट वाला लॉ एप्लीकेबल होगा, नया लॉ एप्लीकेबल होगा। अब देखना कितना खतरनाक लॉ है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, फिर तुम मुझे बताना कि ये क्या है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो मेरे पास ना, बहुत ध्यान सुनना चाहिए, मेरे पास मान लो रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं। बहुत ध्यान से मेरे पास सुनना चाहिए। मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं और इसकी परचेज कॉस्ट जो है, ये शेयर मैंने परचेज किए थे 100 रुपए का मान लो पर शेयर। तो मैंने कंपनी को कितने रुपए दिए थे? 100 रुपए पर शेयर दिए थे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। फिर इस कंपनी ने, अच्छा एक शेयर मैंने कितने परचेज किए थे? मैंने 1000 शेयर परचेज किए थे जी, 1000 शेयर मेरे पास थे। अब कंपनी ने बोला जी हम अपने शेयर बायबैक करना चाहते हैं, तो कंपनी ने क्या किया? बायबैक का ऑफर लेकर आ गई जी। अब कंपनी बायबैक का ऑफर लेकर आ गई, तो याद करो हमने रेगुलर बैच में भी डिस्कस किया था कि बायबैक प्राइस जो होता है वो ऑलवेज ज्यादा प्राइस होता है, जो मार्केट में प्राइस है उससे प्राइस ज्यादा होगा, क्योंकि तभी तो मैं बायबैक के ऑफर में जाऊंगा, नहीं तो मैं मार्केट में सेल नहीं कर दूंगा। अब इसका मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो मार्केट में प्राइस चल रहा है 400 रुपए पर शेयर, इसका मान लो मार्केट में प्राइस है। अब मार्केट प्राइस इसका 400 पर शेयर है, और बायबैक का ऑफर जो निकाला उसने कहा हम जो शेयर बायबैक करेंगे वो करेंगे 450 रुपए पर शेयर को हम बायबैक करेंगे। अब 450 पर शेयर को बायबैक करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी मेरे 100 के 100 शेयर बायबैक कर ही लेगी, कई बार वो डिपेंड करता है कि वो 50 शेयर करती है, 2 शेयर के बदले में 1 शेयर करती है। मान लो उसने मेरे 50 शेयर बायबैक को ऑफर डाला और उसने मेरे 50 शेयर बायबैक कर लिए। अब सारे बच्चे बताओ क्या होता था? अब ये हम करते थे बायबैक प्राइस 450 मल्टीप्लाई 50, तो 450 मल्टीप्लाई 50 कितना हो गया? 22,500 बायबैक प्राइस, माइनस में जो हमने पैसा पे किया। अब हमने पैसा पे कितना किया? 100 रुपए पर शेयर था, कितने शेयर बेचे? 50, तो 5,000 रुपए हमने पे किया। तो इसको हम बोलते थे डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, कि उस शेयर होल्डर को इनकम कितनी हुई इस बायबैक पर, तो 22,500 माइनस में 5,000 रुपए, तो 17,500 की इनकम हुई। इसका 23.296% कंपनी टैक्स काट लेती थी, इतना टैक्स कंपनी काटती थी, बाकी पैसा पे करती थी, और ये शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट था। रीजन क्योंकि कंपनी इस पे ऑलरेडी टैक्स काट चुकी है। ये बायबैक की टैक्सेशन आपने पहले पढ़ी होगी। हैं? गबे 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 ओए गबे 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 सुन, ये पहले हमने पढ़ा है तुमने। चेक करो, अदर सोर्स के नोट्स खोल लो, या मे बी कैपिटल गेन के नोट्स खोलो, वहां पर तुमने बायबैक कर लो, ऐसा ही पढ़ा होगा कि अगर डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स बायबैक करती है तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम निकल के आती थी, उस डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पर कंपनी टैक्स पे करती थी 23.296% के रेट से, और वो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट था, क्योंकि कंपनी उस पर टैक्स पे करती है तो डबल टैक्सेशन नहीं लगेगा। और डिस्ट्रीब्यूट इनकम कैसे निकालते थे? बायबैक प्राइस माइनस में जो शेयर होल्डर ने प्राइस पे किया था उसको माइनस करके जो इनकम हुई शेयर होल्डर को, उस पे कंपनी वाले टैक्स काट लेंगे, और बाकी शेयर होल्डर को दोबारा से कोई टैक्स पे नहीं करना, ऑलरेडी वो पहले टैक्स पे कर चुका है। अब सीतारमन जी ने कहा नहीं भाई हमने ये देखा है। अब कमाल की बात देख रहा, सीतारमन जी देखना क्या कह रही है, हमने देखा है कि कंपनी क्या कर रही है आजकल, डिविडेंड नहीं बांट रही। कंपनी क्या कर रही है आजकल? डिविडेंड बहुत कम बांट रही है, और कंपनी क्या कर रही है? अपने शेयर बायबैक ज्यादा कर रही है। अब शेयर बायबैक करती हैं, पैसा पे करती हैं शेयर होल्डर को, और डिविडेंड वो बांटती नहीं है, तो हमें तो ये लग रहा है कि बायबैक ही डिविडेंड है। ऐसा समझ सही पड़ रहा है मेरी तो। मतलब कंपनीज एक्ट वाले क्या सोच रहे होंगे कि इनकम टैक्स वाले क्या लॉ में लिखने जा रहे हैं कि बायबैक ही डिविडेंड है, जबकि उनके अकॉर्डिंग डिविडेंड का लॉ तो कुछ अलग ही है भाई। अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे तो उसमें डिविडेंड का लॉ बिल्कुल ही अलग है। इट मींस अगर मैं सीएस के बच्चों को भी पढ़ाता हूं, तो अगर मैं सीएस के बच्चों को बोल दूंगा ना कि भाई ये डिविडेंड है, वो बोलेगा पागल कहेगा झूठा गब्बा,
ऐसा थोड़ा। तो डिविडेंड, डिविडेंड तो हम कंपनीज एक्ट में डिविडेंड कैश में पे होता है, ये अकाउंट के अंदर पे करते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं। मैं हमारे इनकम टैक्स वाले, अब निर्मला जी कह रही हैं, कह रही भाई साहब जो बायबैक है ना, बायबैक, उसको भी हम डिविडेंड का नाम देंगे अब। तो जो अभी तक आपने टैक्सेशन पढ़ी, अब 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद अब ये एप्लीकेबल नहीं है। अब सीतारमन जी क्या कह रही हैं कि अगर अब डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स बायबैक कर रही है, तो जो बायबैक पर वो पैसा पे कर रही है, मतलब बायबैक जो प्राइस, जिस प्राइस पर वो बायबैक कर रही है, वो शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, उसके हाथ में वो डिविडेंड है। बात खत्म। और एक सेक्शन लेकर आ गए, सेक्शन 2 क्लोज नंबर 22F। अब गवर्नमेंट कह रही है बायबैक को भी हम डीम्ड डिविडेंड मानेंगे और ये डिविडेंड की तरह शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। और तुम सब जानते हो डिविडेंड की तरह टैक्सेबल होगा तो मतलब नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। अब नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा तो स्लैब रेट तो 30% तक भी जाते हैं। अब पहले 23.296 पे रुक जाता था, अब अगर मान लो इनकम ज्यादा चली गई तो वो 30% के दायरे में भी आ सकता है। सर 12 लाख की इनकम ऐसे जीरो नहीं की, गवर्नमेंट कान इधर से पकड़ती है तो इधर से घुमा भी देती है। मैं अपनी नॉर्मल रेगुलर बैच के अंदर भी कहता कि ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, गवर्नमेंट जीएसटी के अंदर तुम्हारी लेन देन नहीं कर लेगी। गवर्नमेंट के पास बहुत बड़े बड़े हथियार हैं। और अब 12 लाख की इनकम में टैक्स जीरो है तो लोग ज्यादा ऑनलाइन काम करेंगे, 12 लाख तक की इनकम दिखाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कह रही है कि 12 लाख तक की इनकम में टैक्स जीरो है। अब गवर्नमेंट के दिमाग में नहीं आएगा कि जो बंदा, ये बंदा पहले 6 लाख रुपए की इनकम ऑनलाइन दिखाता था, एकदम इसकी इनकम 11 लाख ऑनलाइन कैसे हो गई। लोगों के घर में ज्यादा नोटिस आएंगे अब कि हाँ भाई तुम पहले क्या करते थे। तो सर ये गवर्नमेंट है, ये मत सोचना खुशी। गवर्नमेंट कहती दाल भंगड़े, ढोल हम भी बजाते हैं, जब तेरा ढोल हम बजाएंगे ना फिर देखियो। आपको लग रहा बहुत बड़ा नुकसान हो गया गवर्नमेंट को 12 लाख का टैक्स जीरो करने पर, बट क्या गवर्नमेंट नुकसान वो ऐसे ही छोड़ देगी या कहीं से रिकवरी नहीं करेगी? रिकवरी 100% करेगी, चाहे वो जीएसटी से रिकवरी करेगी, चाहे वो कैसे रिकवरी करेगी। तो गवर्नमेंट, अब चलो वापिस आते हैं अमेंडमेंट के ऊपर। तो गवर्नमेंट अब ये बात कहना चाह रही है कि भैया जैसे अब क्या हुआ कि अगर मान लो ये बायबैक प्राइस 450 रुपए है तो 50 मल्टीप्लाई 450 जो पैसा बनता है 22,500, ये डीम्ड डिविडेंड है शेयर होल्डर के हाथ में, ये उसके हाथ में टैक्सेबल है। सर 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 कैसी बात कर रहे हो सर? सर बट इनकम तो ये हुई ना, इनकम तो हमारी 17,500 हुई। भाई इनकम की अगर बात करेंगे तो इनकम तो 17,500 है, तो 22,500 डीम डिविडेंड क्यों बन रहा है? तो ये जो 5,000 हमने ये शेयर परचेस करने के दिए थे, तो गवर्नमेंट कह रही इसको मान लो तुम कैपिटल लॉस, ये तुम्हारा लॉस हो गया, भूल जाओ इसको। इस लॉस को जब तुम्हें आगे कभी कैपिटल गेन की इनकम होगी उससे सेट ऑफ कर लेना। भाई बताओ क्या ही लो बना दिया। मतलब पैसा आया तुरंत टैक्स ले लिया, और जो पैसा हमने जो खर्चा किया गवर्नमेंट कह रही वो माइनस नहीं करेंगे, कोई खर्चा माइनस नहीं करेंगे, वो तुम्हारा कैपिटल लॉस हो गया। अब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म वो डिपेंड करता है होल्डिंग पीरियड तुम्हारा कितना था, तो बाद में जब गेन आएगा उसे सेट ऑफ कर लेना। और तुम सब जानते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो तो 8 साल आगे जाएंगे, शॉर्ट टर्म भी 8 साल। अब अगर मान लो 8 साल तक ये खत्म नहीं हुआ, ये तो मेरा डेड लॉस ही हो गया, ये तो एक तरह से मेरा डेड लॉस ही हो गया 8 साल के बाद। पहले इसका ट्रीटमेंट तो मिल जाता था भाई, पहले इसका क्या था, पहले क्या था, बायबैक प्राइस में से माइनस करते थे, फिर प्रॉफिट था उस पर टैक्स पे करते थे। अब तो गवर्नमेंट कह रही है जो तेरा बायबैक प्राइस है वही तेरा डिविडेंड है, उस पे तू स्लैब रेट से टैक्स पे कर, और जो तूने पैसा कंपनी को पे किया वो तेरा कैपिटल लॉस मान ले, उस लॉस को तो इनकम से खत्म कर लियो कैपिटल गेन की, और अकॉर्डिंगली टैक्स पे कर दियो। मेरी समझ से परे, बट भला बुरा जैसा भी है ऐसा ही लो बना होगा। मैं तुम्हें दिखाता हूं, लो पढ़ के दिखाता हूं जी। यहाँ पे एक बार चेक करना, देखो क्या लिखा है जी। पहली बात तो बिफोर, देखो पहले हम देखते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स इफेक्टेड बिफोर 1 अक्टूबर 24 बाय डोमेस्टिक कंपनी। क्या लिखा है? इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड बिफोर 1 अक्टूबर 24 बाय डोमेस्टिक कंपनी, एडिशनल इनकम टैक्स वही 20% प्लस में 12% सरचार्ज लगेगा ही लगेगा, प्लस में 4% सेस, तो 23.296 बनता था, इज लेविएबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी के हाथ में लगता था। Consequently, the income arising to the shareholder in respect of such buyback of shares by the domestic company is exempt under 1034A। वो shareholder के हाथ में exempt था क्योंकि कंपनी उस पर टैक्स पे कर चुकी है। Since the domestic company is liable to pay additional tax, तो उसके हाथ में exempt कर दिया। अब क्या हो गया? अब लो, नया लो ध्यान से पढ़ना क्या कह रहा है। कह रहे हैं इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 24 बाय डोमेस्टिक कंपनी, द सम
paid by domestic company for the purchase of its own share would be treated as a dividend and taxable under the head income from other source in the hands of shareholder. और आगे पढ़ो, अभी खत्म नहीं हुआ. No deduction for expenditure would be available against such dividend income. कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी खर्चे की. आगे देखो, consequently as per section 46A वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव बाय शेयर होल्डर ऑन बायबैक ऑफ द शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी वुड बी नील एंड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव बाय शेयर होल्डर विल बी रिजल्ट इनटू कैपिटल लॉस. अब वो कैपिटल लॉस माना जाएगा. अब वो क्या मानेंगे? कैपिटल लॉस मानेंगे. फिर द सेम कैन बी सेट ऑफ द कैरी फॉरवर्ड एज पर द एप्लीकेबल सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड प्रोविजन ऑफ द एक्ट. इफ इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस देन इट कैन बी सेट ऑफ अगेन लॉन्ग टर्म गेन. अगर ये शॉर्ट टर्म लॉस है तो आप शॉर्ट टर्म लॉस गेन से सेट ऑफ कर लेना और लॉन्ग टर्म से भी कर लेना. मतलब जो तुम्हारे सेट ऑफ के प्रोविजन होंगे उस पे तुम वो प्रोविजन एप्लीकेबल कर दोगे जी. वो तुम्हारा कैपिटल लॉस मान लो. जो तुमने पैसा पे किया था वो तुम्हारा कैपिटल लॉस है. जो तुम्हें रिसीव हुआ वो तुम्हारा डीम्ड डिविडेंड है. वो टैक्सेबल करेंगे तुरंत, उस पे टैक्स लगाएंगे तुरंत अदर सोर्स के अंदर. और जब कभी तुम्हारे कैपिटल गेन होंगे उससे वो लॉस खत्म कर लेना चाहिए. सर आप हमें इसका एक एग्जांपल दिखाओ. अब मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूं. ये लो जिसका एग्जांपल देख लो जी. ये एग्जांपल आपके मॉड्यूल में तो नहीं है, बट जब गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट लॉन्च की थी तो उसके बाद इन्होंने एक एग्जांपल दिया था समझाने के लिए कि हम कहना क्या चाहते हैं. होता है ना बजट स्पीच के अंदर, जैसे मैंने 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स जीरो बनेगा, तो वो कैसे जीरो बनेगा? तो इस बार की बजट स्पीच में उन्होंने विद एग्जांपल बताया कितने का बेनिफिट होगा. तो ऐसे ही कई बार बजट स्पीच में ना एग्जांपल दिया होता है. तो देखो उन्होंने एग्जांपल क्या दिया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री कहना क्या चाह रही है. देखो उसने क्या बोला. कह रहा है 100 शेयर, मान लो 100 शेयर, यहां पे ध्यान से पढ़ना. उसने बोला ये 100 शेयर्स. अब 100 शेयर्स आपने बोट किए, कितने के परचेस किए जी? तो 100 शेयर्स आपने परचेस किए 2020 में 40 रुपए पर शेयर. 40 रुपए पर शेयर. अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, पेन क्यों नहीं चल रहा? ये चल रहा है, हाँ ये चल रहा है. देखो री 100 शेयर आपने परचेस किए 40 रुपए पर शेयर. अब अगर 40 रुपए पर शेयर किए तो मतलब 4000 रुपए के मैंने शेयर परचेस किए. कह रहे टोटल एक्विजिशन कितना आ गया? 4000. वही बात लिखा हुआ है. 20 शेयर बोट बैक इन 2024 में, और मान लो 1 अक्टूबर 24 के बाद ₹60 पर शेयर, 60 रुपए पर शेयर से बोट बैक कर लिया. अब मेरे को सारे बच्चे बताना बायबैक प्राइस क्या हो गया? 20 × 60 कितना हो गया? 1200. अब 1200 में से हम पहले क्या करते थे? 1200 में से पहले 40 × 20 पहले क्या करते थे? पहले उसने क्या किया? 60 रुपए × 20 शेयर बायबैक किया 1200. अब उसने 20 और खरीदे कितने के थे? 40 के. तो इसमें से 800 माइनस करते थे. 400 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर पहले कंपनी टैक्स पे करती थी, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट है. अब देखना कमाल, देखो कमाल. अब गवर्नमेंट क्या कह रही है? अब गवर्नमेंट कह रही है, सुनो ध्यान से पढ़ना. कह रही है इनकम टैक्सेबल एज डीम्ड डिविडेंड ऑफ 1200 रुपए. भाई साहब 1200 रुपए तुम्हारे हाथ में डीम्ड डिविडेंड है. कितनी बड़ी हार्डशिप है. मतलब भाई साहब पहली बात तो बायबैक को डिविडेंड मान रहे हैं. तो मतलब कह रहे कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही, कंपनी बायबैक कर रही है, तो बायबैक से उनको पैसा मिलता है तो वो डिविडेंड मान लेंगे, वो डिविडेंड है. भाई मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आएगी, बट इस बजट के अंदर तो आई नहीं. इस बजट के अंदर तो गवर्नमेंट ने कहा भाई बायबैक जो है वो डिविडेंड ही है. पहले भी 1 अक्टूबर 24 बाद जो लो था, इस बजट के अंदर भी इन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए. तो इट मींस हमारे एग्जाम में तो एप्लीकेबल है ही है. उसके बाद देखो अब फिर क्या बोला? कैपिटल लॉस हो गया जो 800 रुपए का. मतलब जो 800 रुपए पहले माइनस करते थे 1200 में से, 400 पर कंपनी टैक्स पे करती थी. अब गवर्नमेंट कह रही जो तूने 800 रुपए दिए वो तेरा लॉस है. जो तूने 800 रुपए दिए वो तेरा लॉस है, उसको तो लॉस मान ले. सर क्या करेंगे उसका? जब तेरे कैपिटल गेन आएंगे तो खत्म कर लियो. अब देखो उसने आगे क्या बोला. फिर क्या किया उसने? 50 शेयर बेच दिए 2025 में 70 रुपए पर शेयर से. अब 70 रुपए पर शेयर से बेचे 50 शेयर, तो 70 × 50 कितना हो गया? 3500. और ये 50 शेयर खरीदे कितने होंगे? उसने खरीदे होंगे 40 रुपए पर शेयर के हिसाब से. तो 40 और 50 2000 रुपए की कॉस्ट होगी, तो 1500 रुपए तुम्हारा फायदा हो गया. अब ये 1500 रुपए गेन हो गया. इस 1500 से वो लॉस कितने का था? 800 का खत्म कर ले, तो 700 रुपए तेरे कैपिटल गेन टैक्सेबल हो गए आफ्टर सेट ऑफ. वो ये बात कहना चाह रहे हैं. क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? नहीं आ रही? सारे बच्चे बताएं
क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये अमेंडमेंट आपकी निकल के आ रही है बायबैक की टैक्सेशन के अंदर, कि अगर डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कर रही है तो जो बायबैक प्राइस अब पे करते हैं शेयर होल्डर को, वो पूरा का पूरा डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा शेयर होल्डर के हाथ में। उसकी टैक्सेबिलिटी करोगे अदर सोर्स में, नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबिलिटी करोगे। और जो शेयर होल्डर ने पैसा पे किया था कंपनी को परचेजिंग के टाइम पर, वो शेयर होल्डर का लॉस है। बट डेड लॉस नहीं कहा, डेड लॉस नहीं कहा, कैपिटल लॉस का। शुक्र है भगवान का कि डेड लॉस नहीं कहा, कहीं ऐसा ना बोल दिया कि वो तुम भूल जाओ वो जो तुमने किया, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला कैपिटल लॉस है, जब तुम्हें कभी कैपिटल गेन होंगे उस कैपिटल गेन से इस लॉस को खत्म कर लेना, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा बच्चा कह रहे सर वो क्या गेन जो है वो इसी को बेचने पर होनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, कैपिटल गेन कोई भी, तुमने प्रॉपर्टी बेची वहां से गेन हुआ तो खत्म कर लो भाई। नॉर्मल जैसे तुम लो सेट ऑफ करते हो ना, सेम यहां पर भी सेट ऑफ होगा, बस ये पर ध्यान दो। अब ये लो बन चुका है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब मैं 2 शब्दों में बात खत्म करूंगा, बायबैक की क्रक्स क्या निकल के आ रहा है। बच्चा कह रहा है यार तुम ना क्रक्स बताया करो, तुम्हारे क्रक्स बहुत बढ़िया होते हैं, हम तो क्रक्स सुनने आते हैं गाबा सर की क्लास में। सुनो फिर क्रक्स क्या है। क्रक्स ये है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 कि जो बायबैक प्राइस है जो कंपनी पे कर रही है शेयर होल्डर को, वो डीम्ड डिविडेंड है इन शेयर होल्डर, इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर जो कंसीडरेशन पे किया शेयर होल्डर ने कंपनी को एट द टाइम ऑफ परचेज, तो वो है कैपिटल लॉस। क्या है वो? कैपिटल लॉस। इसको तुम क्या करोगे? सेट ऑफ विद कैपिटल गेन की इनकम, इसको तुम कैपिटल गेन की इनकम से सेट ऑफ करोगे, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये क्रक्स आपका निकल के आ रहा है और ये एग्जांपल आपके सामने है, कोई दिक्कत परेशानी तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब जाके हमारी सारी अमेंडमेंट खत्म हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं तुम्हें बताऊंगा, याद है मैंने कहा था कि आपको अब वो बायबैक की समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का डाउट तो नहीं है ना? तो ये समझ लेना, ये देखो ये नोट्स मैंने आपको दिए थे, इसी नोट्स में अमेंडमेंट दी हुई है। ठीक है ना सर? फॉरेन कंपनी बायबैक करती है तो फॉरेन कंपनी वाले केस में जो पहले था वही लो एप्लीकेबल है, या शेयर्स को छोड़ के कोई दूसरी सिक्योरिटी अगर बायबैक करती है डोमेस्टिक कंपनी तो भी ओल्ड लो है। बट हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो शेयर्स का ही बनता है, तो इसलिए अमेंडमेंट जो है वो शेयर्स वाले केस में अमेंडमेंट आई है कि अगर डोमेस्टिक कंपनी बायबैक कर रही है, अगर पहले बायबैक किया तो पुराना लो लगेगा, अगर इसके बाद बायबैक किया तो फिर नया लो लगेगा। नए लो में जितना बायबैक प्राइस है वो डिविडेंड है, ठीक है, और जो हमने पे किया वो लॉस है, उस लॉस को हम सेट ऑफ करेंगे, जब कोई गेन होगा उससे हम सेट ऑफ कर लेंगे। ये बस नया लो निकल के आ रहा है, थोड़ा सा अजीब सा, बट भला है बुरा जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ठीक है, बाकी कैपिटल गेन के सारे अमेंडमेंट खत्म कर ली। होल्डिंग पीरियड 12 महीने 24 महीने रह गया, 36 महीने वाला खत्म हो गया। सेक्शन 50AA उसके अंदर भी मैंने कहा था चेंज आ गया। 50AA के अंदर क्या था? भी 2 था, मार्केट लिंक डिवेंचर थे और यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड था। वहां पे क्या हो गया? वहां पर आपको मैंने कहा था 50AA के अंदर अब अनलिस्टेड बॉन्ड्स और अनलिस्टेड डिवेंचर्स यहां पे कवर हो चुके हैं। 23 जुलाई 2024 के बाद अनलिस्टेड बॉन्ड्स और डिवेंचर, याद करो जो मैंने टेबल आपको बनवाई थी, अब यहां पे ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा अगर ये ट्रांसफर किए हैं 23 जुलाई 24 के बाद। अगर उससे पहले ट्रांसफर किए हैं तो इस केस में 36 महीने का टाइम हम चेक करते थे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, बट अगर अब की बात करूंगा तो ऑलवेज शॉर्ट टर्म आएगा, बस ये पर ध्यान दो। बाकी और कहीं पूरे कैपिटल गेन में अमेंडमेंट नहीं। बस एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं। एक आपने किया होगा सेक्शन 50B स्लम सेल का, याद है स्लम सेल का? अब स्लम सेल में अगर आपको याद आ रहा हो, स्लम सेल में क्या था कि पूरी की पूरी अंडरटेकिंग हम ट्रांसफर करते थे, पूरा का पूरा डिवीजन हम ट्रांसफर करते थे, अगर आपको याद आ रहा हो। अब जब पूरी अंडरटेकिंग ट्रांसफर करते थे या पूरा डिवीजन ट्रांसफर करते थे तो वहां पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे निकालते थे कि वो पूरी अंडरटेकिंग कब बनी और वो कब बिकी, उसके बेस पर। अगर वो डिफरेंस 36 महीने तक है तो शॉर्ट टर्म, अगर वो डिफरेंस 36 महीने से ऊपर है तो वो लॉन्ग टर्म। अब वहां पे ना अभी भी 36 महीने ही लिखा हुआ है, वहां पे 24 महीने नहीं किया। मेरे अकॉर्डिंग वहां पे हो जाना चाहिए था क्योंकि 36 महीने की टाइम लिमिट जब खत्म कर दी है, बट अभी भी वहां पे
24 महीने, सॉरी 36 महीने की टाइम लिमिट है, वहां पे इन्होंने भी 24 महीने ने किया स्लम सेल के अंदर। सर हमें एग्जाम में क्या करके आना है? आपको एग्जाम में यही करके आना है। अगर इंस्टीट्यूट कोरिगेंडम के थ्रू अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट करेगा तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो जो इंस्टीट्यूट ने कर रखा है, चाहे वो सीए वाले बच्चे, चाहे वो सीएस वाले, चाहे वो सीएमए वाले बच्चे हों, अभी तक यहाँ पे 36 महीने ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे उसने लिखा है अगर 36 महीने की बात हो रही है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो सिर्फ स्लम सेल वाले केस में ये लिमिट अभी भी है, बाकी सब केस में वही लिमिट है जो हमने पहले की है। सर सेक्शन 54 में कोई चेंज है? कोई चेंज नहीं है, जो तुमने पहले पढ़ा वो सेम है, बस पूरे चेंज यही थे भाई। हम सभी चैप्टर के चेंज कर चुके हैं, इनकम टैक्स के कोई सिंगल चेंज भी हमारा बैलेंस नहीं बचा। और आई थिंक आज हमारी 7वीं क्लास है अमेंडमेंट की, तो 7 क्लास के अंदर हमने बहुत बढ़िया तरीके से अमेंडमेंट सारी की हैं, कंप्लीट की हैं, जितनी भी आपके लिए एग्जाम के लिए रेलिवेंट है वो सब हम विद एग्जाम्पल कर चुके हैं। ठीक है जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी सारी अमेंडमेंट सुनने के लिए। अब एक क्लास बस मैं और लगाऊंगा, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होंगी, बट सिर्फ क्वेश्चंस होंगे अमेंडमेंट के। मैं 2-3 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन तुम्हें करवा दूंगा, ताकि सारी अमेंडमेंट तुम्हें अच्छे से और क्लियर हो जाए, और देन उसके बाद फिर हम जीएसटी के अमेंडमेंट स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन, और जीएसटी के अमेंडमेंट भी ऐसे ही बहुत डिटेल में करेंगे, और देन फिर अपनी हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे इनकम टैक्स और जीएसटी की। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। फिर मिलूंगा आपको मैं कल वाली क्लास में विद क्वेश्चन, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। इसको जरूर देख लेना, ये मिस नहीं होनी चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।